यूएनओ का फॉर्मेशन किया। ठीक, अब फॉर्मेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के राष्ट्रों के समक्ष सबसे बड़ी जो चुनौती थी वह विश्व शांति की स्थापना। ठीक, क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत परमाणु अस्त्रों के प्रयोग के साथ होता है, यानी एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट इज द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। क्लियर? और इस न्यूक्लियर वेपन्स के यूज से, यानी नागासाकी और हिरोशिमा पर जब परमाणु अस्त्र गिरा दिए गए और परमाणु अस्त्र का जो रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट को विश्व के सभी राष्ट्र अपनी आंखों से देखा। इसलिए विश्व के राष्ट्रों के समक्ष सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग था कि विश्व को युद्धों से मुक्ति कैसे की जाए। समझ? ऐसी स्थिति में 50+ भारत, क्योंकि भारत उस समय एक औपनिवेशिक राष्ट्र था, ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किया। और इस हस्ताक्षर, जब चार्टर पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन, वही ट्रूमैन जो ट्रूमैन पॉलिसी, ट्रूमैन उस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सदस्य राष्ट्रों ने इस चार्टर पर जो हस्ताक्षर किया है, इससे हम एक सुंदर विश्व का निर्माण करेंगे जिससे इतिहास हमें हमेशा याद रखेगा। ये उनका स्टेटमेंट था उस समय। यूएन चार्टर यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का तो अब इस पर एक सुंदर विश्व, तो विश्व शांति एक सबसे बड़ा चैलेंज था। अब यहां पर एक सवाल थोड़ा सा समझ लेना। सवाल है क्या कि संयुक्त राष्ट्र का इस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल पीस यानी विश्व शांति को लेकर, और यही दायित्व दिया गया कि अगर कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो उस आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध, यानी अटैकिंग स्टेट के विरुद्ध, अगेंस्ट में सभी राष्ट्र मिलकर कार्रवाई करेंगे। इसलिए कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र किसी राष्ट्र पर आक्रमण करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ठीक, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञात है कि अगर इस पर हम आक्रमण करते हैं तो संपूर्ण राष्ट्र मिलकर आक्रमण करेंगे। जैसे जस्ट लाइक 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध, और पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए अमेरिका आ गया, तो भारत का सपोर्ट करने के लिए कौन आ गया? रसिया आ गया। ये चीजें हो गए, यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। लेकिन दूसरा डायमेंशन है क्या कि यूएनओ का एक विंग है, एक विंग है, वह है एक विंग है, वह विंग है सिक्योरिटी काउंसिल, मीन्स सुरक्षा परिषद। ठीक, सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? सुनो, सिक्योरिटी काउंसिल इज ए एजुकेटिव बॉडी ऑफ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी संस्था है। जान लीजिएगा कि कलेक्टिव सिक्योरिटी को लेकर मैंने एक एग्जाम्पल उठा रहा हूं, यानी मीन्स कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा। और सामूहिक सुरक्षा का एक ही मंत्र है कि ऑल इज वन, वन इज ऑल, यानी ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। ठीक, यानी एक सबके लिए, एक सबके लिए, सब एक के लिए। अब ये कंसेप्ट है, सुनिएगा। अब इस स्थिति पर कलेक्टिव सिक्योरिटी को लेकर अगर मान लो कि इस सुरक्षा परिषद के 2 मेंबर ग्रुप है, एक परमानेंट और एक नॉन परमानेंट, मींस इसको कहते हैं P5, परमानेंट मेंबर। इनके पास एक पावर है, वीटो पावर। क्लियर? समझ रहे हो ना? ये समझिएगा, ये बहुत, यहीं पर बहुत टेक्निकलिटी थोड़ी सी समझ में आ जाएगी आपको। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ का इस्टेब्लिशमेंट कलेक्टिव सिक्योरिटी के बेस पर हुआ। ठीक, और किसी भी आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई करने का जो दायित्व है वह किसके ऊपर है? सिक्योरिटी काउंसिल को। यानी यूएनओ जो कुछ भी एक्शन करेगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है?
सिक्योरिटी काउंसिल। इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल को क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ यूएन। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है, तीसरी पॉइंट जो आ जाएगा यहां पर, मान लीजिए सपोज दैट ए राष्ट्र है, ठीक, और इस ए राष्ट्र ने बी पर अटैक किया, बी की ओर से यूएनओ ए पर क्या कर रहा है? एक्शन में आ रहा है। ठीक, ये भी समझिए, प्रिंसिपल तो यही बोल रहा है, लेकिन ए राष्ट्र की ओर से P5 का कोई एक राष्ट्र ए का सपोर्ट करते हुए इस प्रपोजल पर वीटो लगा देता है, ये भी होगा। अब क्या होगा? कार्यवाही रुक जाएगी, लेकिन नहीं रुकेगी नहीं। तो इमरजेंसी में, यानी आपातकाल, यानी मींस इमरजेंसी मीटिंग ऑफ जनरल असेंबली, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी। ठीक, और यह आपातकालीन बैठक उस राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर अगर 2/3 मेजोरिटी से प्रपोजल पास कर दिया तो इस राष्ट्र के लगाए गए वीटो खत्म हो जाएंगे, एक्शन शुरू। समझ में आई तुम लोग को? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर परमानेंट स्टेट किसी कार्रवाई को लेकर वीटो लगा देते हैं तो उस वह वीटो समाप्त नहीं किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए महासभा यानी जनरल असेंबली, महासभा है, और जनरल असेंबली की जो मीटिंग होगी वह मीटिंग, उस मीटिंग में 2/3 मेजोरिटी से अगर वह प्रपोजल पास कर दिया जाए तो जो वीटो लगाई गई है वह वीटो इंपॉर्टेंट लेस हो जाएगी और संयुक्त राष्ट्र उस राष्ट्र के विरुद्ध कलेक्टिव सिक्योरिटी के आधार पर एक्शन। महासभा का मतलब ऑल मेंबर ऑफ यूएनओ 193, समझ रहे? ये पोजीशन। अब इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। क्राइटेरिया ये है, यही क्राइटेरिया को गेन करने के लिए इंडिया डिमांड कर रहा है परमानेंट मेंबरशिप की, समझ रहे हो कि नहीं? अब इसमें क्या है, कौन कौन है? अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, आपका रसिया है और चाइना है। ये इन लोगों के पास वीटो पावर है। ठीक, क्या लिखा जी? एक सीधी सी बात हमको नहीं समझ में आती है, आप किधर जाना ज्यादा पसंद करेंगे? जहां आपके इंटरेस्ट फुलफिल होंगे। ठीक, अब अमेरिका जिधर जाएगा नाटो ऑर्गेनाइजेशन उधर जाएगा, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल स्टेट के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वह अमेरिका के अगेंस्ट में चला जाए, समझ रहे? विश्व शांति की स्थापना को लेकर सामूहिक सुरक्षा के आधार पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में की गई, यही है ना? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ चाइना, क्लियर? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ चाइना यानी चीन का प्रथम परमाणु परीक्षण, क्लियर? अब यहां पर जब चीन का प्रथम परमाणु परीक्षण हो गया तो इंडिया डिफेंसिव मोड में आ गया, सुरक्षात्मक अप्रोच एडॉप्ट कर लिया। लेकिन 1998 में भारत ने अपना सेकेंड पोखरण टेस्ट करता है 11 और 13 मई को, क्लियर? अब न्यूक्लियर वेपन्स हो गए भारत के पास, लेकिन अब भी भारत डिफेंसिव मोड में है। अब आगे का स्टेप बढ़िए, जानते हैं क्यों? इसलिए कि परमाणु शक्ति तो हो गए, लेकिन भारत के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं थी जो संपूर्ण चाइना को अपनी रेंज में ले ले। एक प्रॉब्लम ये भी थी, इसलिए अब भारत उस पर काम करने लगा कि वह मिसाइल तकनीक बना ली जाए जिससे कि संपूर्ण चाइना भारत की मारक क्षमता में आ जाए। अब भारत ने बनाया अग्नि 5 जिसकी रेंज है 5000 से लेकर 7000 किलोमीटर। अब
संपूर्ण चाइना भारत की रेंज में आ गया। अब भारत कहता है हम तो मरेंगे सनम, लेकिन तुम्हें मार कर मरूंगा। अरे कहीं से भी अगर अरुणाचल प्रदेश से छोड़ेंगे तो पूरा का पूरा चाइना आ जाएगा कि नहीं रेंज में, पूरा। यानी मीन्स कि यहां से 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर, यानी ये 10 किलोमीटर का रेंज, तो ये पूरा चाइना रेंज आ जाएगा इसमें। समझ हो कि नहीं? इसलिए जब भारत अग्नि 5 बनाया तो सबसे ज्यादा टेंशन चाइना को हुआ, क्योंकि अब चाइना भारत की मारक क्षमता में, तभी कहा जाता था कि भारत के बारे में कि हम तो मरूंगा सनम, लेकिन क्या है, तुम्हें मारकर मरूंगा। भाई अगर न्यूक्लियर वेपन्स चाइना छोड़ता है तो हम तो तबाह होंगे ही, लेकिन तुम्हें भी हम तबाह करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब ऐसी स्थिति में यह कहा जाता है कि भविष्य में भारत और चाइना के बीच युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के पास एक दूसरे को नष्ट करने की क्षमता है, और यही है डिटरेंस। 2005 या 7 में बना। समझ रहे हो? ये सिक्किम है आपका, ये भूटान है, और यहीं पर डोकलाम है। ठीक है? डोकलाम की जो पोजीशन है वो भारत के फेवर में है। समझ रहे? भारत के फेवर में इन द सेंस कि भारत हमेशा जब भी चाइना से अटैक होता है तो भारत हमेशा चीन से ऊपर रहता है, ऊंचाई पर, और भारत की गोलाबारी चीन पर डबल वेक्स स्पीड से जाती है। इसलिए चीन यहां पर कमजोर है। ठीक? अब यहां से अब सोचिएगा कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक? यहां से ब्रह्मपुत्र, यानी यहां से लेकर यहां तक एकदम भारतीय सीमा तक पैरेलल पूरब की ओर बहती है, और इस जगह से वह सीधे दक्षिण की तरफ मुड़ती है। ठीक? और इसी पर यहां पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मजुली। ठीक? मजुली इज द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब यहां से क्या कर रहा है चाइना? यहां पर बांध बनवा रहा है। ठीक? और बांध बनवा कर ब्रह्मपुत्र की नदी को, पानी को रोक दे रहा है, और सीधे अंडर के तरह से तिब्बत के तरफ ले जा रहा है, जिससे कि तिब्बत के पोजीशन ज्यादा हो सके। जब भारत द्वारा मनमोहन सिंह के उस समय सरकार थी, और मनमोहन सिंह की सरकार ने इस पर आरोप लगाया, तो कहा चाइना ने कि भारत और चीन के बीच कोई भी जल समझौता नहीं है। ठीक? अब ये पोजीशन क्या है? ये पोजीशन यानी वह स्थिति, इस पोजीशन का नाम क्या है जहां से ब्रह्मपुत्र सीधे दक्षिण की ओर मुड़ती है, भारत में एंट्री लेती है? नमचा बरवा। नमचा बरवा से ही ब्रह्मपुत्र नदी सीधे दक्षिण की ओर मुड़कर भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। कहीं पर लिख लीजिए इसको। तो बेसिकली ये एक रीजन है, सामरिक सहभागिता एवं सामरिक वार्ता। 2+2 डायलॉग का मतलब यूएस, इंडिया, ठीक, यूएस का एक्सटर्नल मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया का एक्सटर्नल मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के बीच वार्ता, इसको कहा जाता है 2+2 वार्ता। मीन्स कि जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है
भारत और अमेरिका के बीच, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डायलॉग क्या है? 2+2। भारत के अतिरिक्त ये वार्ता किसके साथ भारत करता है? 2+2 डायलॉग इंडिया के अतिरिक्त भारत किसके साथ करता है? हाँ, यानी भारत अमेरिका के अतिरिक्त 2+2 डायलॉग किसके साथ कर रहा है? जापान के साथ करता है। और जापान, अब इसका मतलब समझ, जापान इस तरह की वार्ता, 2+2 डायलॉग की वार्ता अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर भारत के साथ करता है। इसका मतलब क्या है? यार तुम लोग सीधा काहे नहीं सुनता है कि जापान 2+2 जैसी वार्ता अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त भारत के साथ करता है। इसका मतलब क्या है? दुश्मन का दोस्त हमारा मित्र है। चाइना का दुश्मन कौन है? जापान। अब भारत भी है, तो जापान और भारत के बीच स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन होता है। इसका एक मतलब यह है कि जापान जो इंपॉर्टेंस अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को देता है वही इंपॉर्टेंस भारत को भी दे रहा है, क्योंकि तभी तो 2+2 डायलॉग कर रहा है। ठीक, जापान के साथ एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारा है, करेंसी स्वीपिंग ट्रीटी हुई है भारत और जापान के बीच। समझे? करेंसी स्वीपिंग का मतलब है कि अगर भारत के पास डॉलर की कमी हो जाए तो भारत अपने पैसे को डॉलर में कन्वर्ट कर लेगा जापान से, और अगर जापान को पैसे डॉलर की कमी हो जाए तो जापान भी भारत के साथ डॉलर में कन्वर्ट कर देगा। यानी मींस ये इंटरनल कोऑपरेशन है, लगभग शायद $80 बिलियन का है। यानी मींस कि अगर दोनों देश के ऊपर कभी भी किसी एक राष्ट्र के ऊपर अगर इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाती है, क्योंकि भारत इकोनॉमिकल क्राइसिस 1990 को झेल चुका है, अगर क्राइसिस आ जाती है तो भारत जापान के साथ सहयोग करके क्या कर सकता है? इस क्राइसिस से बाहर निकल सकता है। संधि का मतलब कि आपकी मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठाएगा। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, भू राजनीति और भू आर्थिक, भू राजनीति और भू आर्थिक, जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमी। अब लिखो पहले, मतलब समझ में आ रहा है ना? अब ये चीज समझ में आ गई तब इसका मतलब अब ये भी समझ में आ जाएगा कि चीन नेपाल के साथ संबंध क्यों बना रहा है, चीन बांग्लादेश के साथ संबंध क्यों बना रहा है, चीन मालदीव के साथ संबंध क्यों बना रहा है, चीन पाकिस्तान के साथ संबंध क्यों बना। अब समझ में आ रहा है ना? ये चीजें हैं।